आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के महान कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में। आप लोग जानते हैं कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो पहला जो स्तंभ है छायावाद का जयशंकर प्रसाद, उस पर बातचीत करें। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ वाराणसी में और मृत्यु हुई 15 नवंबर 1937 में टीबी से। इनके जो पिता थे उनका नाम देवी प्रसाद साहू था। इनका जो घराना था, जो कुल खानदान था, वह सुंगनी साहू के नाम से विख्यात था, अमीर घराना था। देवी प्रसाद साहू को कोई संतान नहीं थी, तो कई धार्मिक स्थलों में जाकर उन्होंने संतान मांगी और जब संतान हुई तो वैद्यनाथ धाम आकर उनका नामकरण रखा गया। शिव के पूजक थे, फिर नाम भी जयशंकर प्रसाद हुआ इनका। चूँकि ये झारखंड के इलाके में नाम रखा गया था, वैद्यनाथ धाम झारखंड के इलाके में है और इस वजह से उनको झारखंडी भी कहा जाता था। जब 12 वर्ष के थे तो पहले पिता का देहांत हो गया और उसके 3 वर्ष बाद माता का देहांत हो गया। काफ़ी मुश्किलें सामने आई। शिक्षा दीक्षा जो हो रही थी वो घर पर हो रही थी। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की पढ़ाई घर पर करवाई जा रही थी और वाराणसी के क्वींस कॉलेज में उनका नाम भी लिखाया गया था। जब 8वीं कक्षा में थे तो ये दुर्घटना घट गई पारिवारिक, उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो कुल पढ़ाई इनकी 8वीं कक्षा तक है। वो व्यवहार करने लगे, दुकान पर बैठने लगे और व्यवहार करते हुए उन्होंने काव्य रचना की। जो काव्य कृतियां हैं उनकी, तो पहली कृति तो चित्राधार है और यह कृति ब्रजभाषा में है। 1918 में ये कृति आई। उसके बाद प्रेम पथिक, पहले ब्रजभाषा में यह कृति लिखी गई थी और बाद में इसका हिंदी में अनुवाद हुआ। 1913 में ये कृति आई। कानन कुसुम पहला हिंदी काव्य संग्रह है जो हिंदी में ही लिखा गया 1913 में। करुणालय एक गीति नाट्य है, 1913 में ही छपकर करुणालय आया। महाराणा का महत्व 1914 में आया। झरना जो बहुत महत्वपूर्ण कृति इनकी है, पहले ये छपी 1918 में, फिर संशोधित संस्करण जो छपा वह 1927 में। आंसू 1925 में छप कर आई। लहर काव्य कृति भी 1933 में आई और अंतिम कृति जो थी वो कामायनी थी। 1935-36 की बात है जब कामायनी छप कर आई और 1 वर्ष के बाद 1937 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी काव्य कृतियों में देखते हैं कि भाषा, भाव और छंद में अनेक रूपता है। हम लोग एक एक करके इनकी काव्य कृतियों की चर्चा करेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। पहली कृति चित्राधार, ये आरंभिक रचनाएं हैं। विभिन्न पत्रिकाओं में जो रचनाएं प्रकाशित हुई थी उन रचनाओं का संग्रह किया गया। पहला जो संस्करण था वो ब्रजभाषा के साथ हिंदी भी इसमें शामिल थी, लेकिन द्वितीय संस्करण जब आया तो इसमें सिर्फ ब्रजभाषा थी।
जब इनकी रचनाओं का अध्ययन होता है तो पता चलता है कि 4 प्रवृत्तियां प्रारंभिक दौर से ही लगी हुई थी। पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषयों पर इतिवृत्तात्मक शैली में वर्णन वे करते थे, प्रकृति का स्वतंत्र रूप से चित्रण करते थे, प्रेमानुभूतियों का चित्रण होता था और भक्ति भावना की अभिव्यंजना होती थी। बाद के काव्य में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है। जो मुख्य कविता थी, अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज्य, कल्पना सुख, विदाई, नीरव प्रेम, प्रेम राज्य आदि कविताएं जो मुख्य रूप से चर्चा होती है इन कविताओं की। प्रकृति का मानवीकरण किया गया। एक कविता का अंश देख सकते हैं। भरी अंक अहो तुम भेंटती को, तरुके हिय दाह समेटती को। दूसरी काव्य कृति प्रेम पथिक है। पहले ब्रजभाषा में छप कर आई थी और फिर हिंदी में छपी। छोटा प्रबंध काव्य है, कहानियाँ इसमें चलती हैं और उन कहानियों में प्रेम भावनाओं से कोई कहानियाँ ओतप्रोत हैं। कथा वस्तु पर श्रीधर पाठक द्वारा अनुवादित जो काव्य कृति है एकांत योगी का असर दिखाई पड़ता है। दोनों में प्रेमी प्रेमिका में से एक आश्रयदाता है, एक पथिक है। दोनों निराश प्रेम की कथा एक दूसरे को सुनाता है। एक एक शब्द प्रेम की अनुभूतियों में डूबा हुआ है। देख सकते हैं, शोभे अतीत कथाएं यद्यपि कष्ट हृदय को देती हैं, तो भी ब्रज हृदय कर अपना उनको तुम्हें सुनाता हूं। महाराणा का महत्व तीसरी काव्य कृति है। महाराणा को जानते हैं, महाराणा प्रताप को आप सब लोग जानते हैं। ऐतिहासिक खंड काव्य है। महाराणा प्रताप की उदारता का चित्रण है। ओज गुण का विकास हुआ है। घोर अंधेरे में उठती जब लहर हो, तुमुल घात प्रतिघात पवन का हो रहा। भीम का जलराशि क्षुब्ध हो सामने, कर्ण धार रक्षित दृढ़ हृदय सुनाओ। कानन कुसुम इनकी चौथी काव्य कृति है। 1909 से 1917 तक की कविताओं का संग्रह है। जो कविताएं लिख रहे थे उन कविताओं का संग्रह किया गया कानन कुसुम में। संग्रह में कहीं आराध्य की प्रार्थना है, कहीं उसके करुणा कुंज के वैभव का वर्णन है। ग्रीष्म का माध्याह्न, नव वसंत, रजनीगंधा, सरोज में प्रकृति का चित्रण दिखाई पड़ता है। चित्रकूट, श्री कृष्ण जयंती, कुरुक्षेत्र, वीर बालक में ऐतिहासिक पौराणिक विषय मौजूद है। पांचवी कृति है झरना। महत्वपूर्ण कृति है यह। विभिन्न तरह के भाव इसमें मिलते हैं। प्रकृति के मनोहर मंजुल मूर्ति का वर्णन है। प्रणय की कोमलतम अभिव्यक्ति है। रहस्यात्मकता का समावेश हुआ है। एक उदाहरण देख सकते हैं। हो जो अवकाश तुम्हें, ध्यान कभी आवे मेरा, अहो प्राण प्यारे, तो कठोरता न कीजिए, क्रोध से, विषाद से, दया या पूर्व प्रीति से, किसी भी बहाने से तो याद किया कीजिए। छठी जो काव्य कृति है आंसू, और यह काव्य कृति बहुत महत्वपूर्ण है। विरह काव्य है यह। प्रेमी मादक स्मृतियों की याद में आंतरिक ज्वाला, विषाद, वेदना की अभिव्यक्ति करता है। मादक थी, मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। आचार्य शुक्ल कहते हैं इसके बारे में, आंसू के बारे में। कहने का तात्पर्य यह है कि वेदना की कोई निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता। तरसा आंसू में
कथा बहुत कम है और कथा कम होने से उसका जो संबंधित असर है वो नहीं मिलता है आचार्य शुक्ल को। किंतु उन्होंने ये कहा कि अलग अलग करने में उसमें उन्हें रंजनकारिणी कल्पना, व्यंजक चित्र का बड़ा अनूठा विन्यास, भावनाओं की अत्यंत सुकुमार योजना मिलती है। आंसू में छायावादी काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं मिल जाती हैं, आत्मा व्यक्ति और प्रकृति के संबंध में नया दृष्टिकोण। व्यक्तिकता भी है और इस व्यक्तिकता को अतिक्रमण करने का प्रयास भी है। सातवीं कृति है लहर। लहर में आंसू से कमानी तक की कविताओं का संग्रह है। कवि अधिक चिंतनशील हुआ है, अनुभूति के साथ चिंतन की प्रधानता है। डॉक्टर जय भगवान गोयल कहते हैं, इसकी अनुभूति में भी झरना और आंसू की अनुभूति से अंतर है। झरना तथा आंसू की अनुभूति में यौवन का आवेग तथा प्रवाह तीव्र है, किंतु लहर में गहराई अधिक है। पूर्ववर्ती रचनाओं की तरह प्रेम, प्रकृति, रहस्य और ऐतिहासिक पौराणिक विषयों का निरूपण हुआ है। कुछ उदाहरण देख सकते हैं। अतृप्त प्रेम के लिए पंक्ति है, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। विरहानुभूति है, मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर भी भाग गया। प्रकृति का मानवीकरण है, अंतरिक्ष में अभी सो रही है उषा मधुबाला, अरे खुली भी नहीं अभी प्राची की मधुशाला। और अंतिम कृति है कामायनी। कामायनी का लेखन कब प्रारंभ हुआ यह कहा नहीं जा सकता है ठीक। यह इसलिए कि 1928 में सुधा नामक पत्रिका के अक्टूबर अंक में चिंता सर्ग का अंश छप गया था। इसका मतलब था कि 1928 से तो कामायनी निश्चित तौर से लिखी जा रही थी। कामायनी प्रकाशित हुई 35-36 में। यह एक प्रबंध काव्य है और हिंदी साहित्य की ही नहीं भारतीय साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कथानक बहुत संक्षिप्त है। मुख्य 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। मनु और श्रद्धा का मिलन और वियोग, पुनर्मिलन और पुनर्वियोग, मनु और ईड़ा का मिलन इस काव्य में होता है। भूमिका में प्रसाद जी खुद लिखते हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। डॉक्टर बच्चन से कहते हैं कि देव संस्कृति के ध्वस्त होने पर मानव संस्कृति का विकास हुआ। दोनों ही उसके अवशिष्ट हैं। मनु पर उस संस्कृति के प्रबल संस्कार हैं, किंतु श्रद्धा नवीन संस्कृति, मानव संस्कृति की सृष्टि करना चाहती है जो समता पर, सामंजस्य पर आधारित है। इस वैषम्य को जो बहिरंतर की समान समस्या है, समता या सामंजस्य में परिणत करना ही कामायनी का प्रतिपाद्य है। कवि ने मनु आदि के माध्यम से मानव मात्र के मनोजगत के विविध पक्षों का चित्रण चिंता, आशा, वासना, ईर्ष्या, संघर्ष, आनंद आदि सर्गों में किया है। समझने के लिए हम बात कर सकते हैं कि जो मनु है वह देव संस्कृति का प्रतीक है। देव संस्कृति ध्वस्त हो गया है और वो काफी विकल है, चिंतित है। श्रद्धा से मुलाकात होती है और जो श्रद्धा है वो नई संस्कृति वाली है। वह मानव संस्कृति की सृष्टि करना चाहती है, यानी क्षमता में भरोसा करती है, विश्वास करती है और इस तरह से एक संघर्ष काव्य में चलता है। और ये सही कहते हैं कि समता या सामंजस्य में परिणत करना ही कामायनी का प्रतिपाद्य है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रसाद के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं प्रेम, सौंदर्य के सूक्ष्म अवयवों का चित्रण, व्यक्तिक अनुभूतियों के व्यक्ति, राष्ट्र के प्राचीन गौरव के गान,
भावात्मकता पर जोर, व्यापक मानवता और विश्व बंधुत्व का संदेश। प्रसाद में जो बात पाई जाती है वह यह कि उनके काव्य का विकास निरंतर हुआ है। ब्रजभाषा से वो शुरू होते हैं, कविताएं सामान्य कविताएं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके काव्य में गंभीरता आती रहती है और अंत में एक महान काव्य कामायनी की रचना वो करते हैं। इस तरह से जयशंकर प्रसाद की कविता को हम समझ सकते हैं। आप सारे लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं और हम लोगों के संवाद के माध्यम से जो संप्रेषण हो रहा है और उस पर जो आपकी प्रतिक्रिया आ रही है, इसके लिए आप सबों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।